तो स्टूडेंट्स आज का जो टॉपिक है उत्तर वो है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है? इट इज द फिनोमिना फॉर द बॉडीज व्हिच हैव ऑसिलेशंस। तो जो बॉडीज ऑसिलेट हो रही होती हैं उनके बीच में रेजोनेंस होता है। होता क्या है कि हर बॉडी जब ऑसिलेट होती है उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट हो रही होती है, ठीक है। अब अगर बाय द वे उस बॉडी को किसी सोर्स ऑफ एनर्जी से डिराइव किया जाए और उस सोर्स ऑफ एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भी सेम हो जो कि पहले वाली बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, तब अल्टीमेटली जो एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज हो जाएगा ऑसिलेशन का, और इस फिनोमिना को ही कहा जाएगा रेजोनेंस। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज एक झूले पे बच्चा बैठा है और वो बच्चा अपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है, झूला ले रहा है, ठीक है ना। अब आपने पीछे से उसको पुश किया, यानी कि आपने एनर्जी प्रोवाइड करवाई, लेकिन उसको पुश करके एग्जैक्टली उतनी ही फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवाई जितनी फ्रीक्वेंसी वो पहले ऑसिलेट कर रहा था। तो अब क्या होगा? अब उसका एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा एक तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो व्हाट इज रेजोनेंस? सो रेजोनेंस इज द फिनोमिना इन विच द नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड द एनर्जी ड्राइवन सोर्स फ्रीक्वेंसी इज सेम, एंड when they superimpose then the amplitude of the oscillation become large, तब oscillation large हो जाएगा। अब इसको हम स्टडी करेंगे रेजोनेंस इन एलसीआर सर्किट में। आपको याद होगा पुत्र, एलसीआर सर्किट के अंदर हमने इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर लिया था, इसको कनेक्ट किया था हमने एक सोर्स ऑफ एसी से। अब यहां से सपोज करंट जा रहा है आई नॉट साइन ओमेगा इंटू टी, यहां तक ठीक है जी। अब इसके आपने 3 केस स्टडी किए थे, 3 में से 2 यहां पे हमने स्टडी कर लिए थे पहले, कि अगर बाय द वे इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कैपेसिटिव रिएक्टेंस से ज्यादा हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि वी नॉट एल की वैल्यू वी नॉट सी से ज्यादा हो, तो वो सर्किट एक्ट कर रहा था प्योर इंडक्टिव। जिसको ना पता वो प्लीज देखिएगा। सेकंड केस हमने स्टडी किया था कि अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस से ज्यादा होगा तब वो सर्किट बिहेव करेगा एज अ प्योर कैपेसिटिव। अब तीसरी जो कंडीशन है जो आज हमने स्टडी करनी है, दैट इज द स्पेशल केस और स्पेशल कंडीशन फॉर रेजोनेंस, जिस समय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम हो जाएगी। जिस समय इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो क्या होगा? तो लेट्स सपोज एक्सएल का वैल्यू फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू एल, और एक्ससी का फॉर्मूला 1/c ओमेगा। अब यहाँ पे पुत्र हम ओमेगा को ओमेगा नॉट ले रहे हैं, क्योंकि ओमेगा नॉट जो हम सपोज कर रहे हैं वो नेचुरल या रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे अब क्या हो जाना है? रेजोनेंस हो जाने। क्लियर हो गया पुत्र? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो उस हिसाब से ओमेगा स्क्वायर इधर जाएगा, एल इधर चला गया, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/L इंटू सी। तो ओमेगा नॉट का फॉर्मूला क्या है पुत्र? 1/√L इंटू सी। यहां तक क्लियर हो गया? अब आप सब जानते हैं ओमेगा बोले तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 2 पाई इंटू न्यू। न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, पर यहाँ पे आप रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हो तो ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो यानी कि अब रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है? म्यू नॉट इक्वल टू 1.2 पाई √L इंटू सी। तो ये है आपके सोर्स की फ्रीक्वेंसी, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो जाएगी और दोनों को क्लब कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली वहां पे ऑसिलेशन लार्ज हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने करना क्या है इससे? हमने इसकी मदद से करंट मैक्सिमम एक्वायर करना है फ्रॉम द सर्किट, और रेजिस्टेंस मिनिमम कर देना है, या इंपीडेंस कह लीजिए, क्योंकि आपको पता है इन तीनों के सर्किट में क्या वैल्यू आती है? Z की। तो इंपीडेंस मिनिमम कर देना है, रेजिस्टेंस मैक्सिमम कर देना है, जिसकी वजह से करंट मैक्सिमम एक्वायर होगा, और अगर करंट मैक्सिमम होगा तो पावर भी मैक्सिमम हो जाएगी एट दिस रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी फॉर अ पर्टिकुलर सर्किट। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? तो जब XI इक्वल टू XC हो जाएगा तो इंपीडेंस का फॉर्मूला होगा √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। एज यू ऑल नो दीज टू वैल्यूज आर सेम, तो 1 - 1 कट जाएगा ये, तो वैल्यू आ जाएगी 1 - 1 0, 0 का स्क्वायर 0, तो R² प्लस 0, तो √R², तो Z की वैल्यू आ गई R। तो इंपीडेंस जो है अब मिनिमम वैल्यू लेके आ रहा है R, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होती, कोई भी बड़ा या छोटा होता, अल्टीमेटली यहाँ पे R के साथ ऐड होता, पर इस टाइम कुछ भी ऐड नहीं हो रहा, अकेला R ही रह गया। तो Z जो है दिस इज द मिनिमम इंपीडेंस। मिनिमम इंपीडेंस, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब XL की वैल्यू XC के बराबर हो जाएगी तो खाली क्या बच जाएगा? रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया जी? ऑन अदर हैंड अगर V0L की वैल्यू V0C पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर अ वोल्टेज, सिमिलरली पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर कैपेसिटर जब सेम हो जाएगा तो क्या बचेगा पुत्र? खाली V0 इंटू R। ठीक है, अब यहां से एक पॉइंट और पता लगेगा, 2 मिनट में बताता हूं। यहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कि आपका जो सर्किट है एक्ट करेगा एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट।
Z इज इक्वल टू R, बाकी सब गायब हो गया तो खाली प्योर रेजिस्टिव सर्किट ही रह गया। अब अगर रेजिस्टिव सर्किट है तो पोटेंशियल जो है उसके अंदर कोई फेज होगा, नो फेज डिफरेंस विद करंट, तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा इनटू t, देन V इज आल्सो इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू t फॉर दिस सर्किट एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे हमने क्या किया, हमने करंट मैक्सिमम एक्वायर किया। कैसे, देखिए I नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाय Z। अब Z यानी कि R मिनिमम है तो डेफिनेटली I नॉट मैक्सिमम होगा, I नॉट मैक्सिमम होगा। तो हम लिख सकते हैं I नॉट मैक्सिमम इज इक्वल टू V नॉट बाय R, V नॉट बाय R। मैंने पहले बताया था ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ पीक वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। क्लियर हो गया पता? और इंस्टेंट वैल्यू के लिए ये फॉर्मूला आ गया, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा इनटू t। तो अब एलसीआर सर्किट के अंदर ही अगर हमें रेजोनेंस पे पावर निकालनी हो तो आपको पता है पावर एवरेज का फॉर्मूला आपने स्टडी किया था, VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई। ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉस फाई क्या है, पावर फैक्टर जिसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसा आपको बताया है रेजोनेंस के ऊपर फाई क्या है, 0। क्यों? क्योंकि सर करंट और पोटेंशियल बोथ शुड बी इन सेम फेज, है ना, सेम फेज में होंगे क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव की तरह वर्क कर रहा है रेजोनेंस के ऊपर, तो यानी कि फाई 0 कॉस 0 1। अच्छा सर, तो यानी कि cos फाई की वैल्यू 1 लिख दिया। VRMS का फॉर्मूला V नॉट बाय √2, IRMS का सर I नॉट बाय √2। अब √2 मल्टीप्लाई हुआ तो पावर का फॉर्मूला क्या, V नॉट इंटू I नॉट बाय 2। अब आपको पता है I नॉट मैक्सिमम इज आल्सो इक्वल टू V नॉट बाय R, सो V नॉट इज इक्वल टू I नॉट मैक्सिमम इंटू R उत्तर। तो मैंने वैल्यू पुट करी I नॉट मैक्सिमम इंटू R इंटू I नॉट मैक्सिमम ही है, डिवाइडेड बाय 2, पीक वैल्यू मैक्सिमम होती है ना उत्तर। तो सबसे फॉर्मूला आ गया I नॉट स्क्वायर इंटू R बाय 2। तो एक फॉर्मूला तो पावर का आ गया ये वाला। लेकिन आपको एक चीज और कंसेप्ट बताया था कि अगर कहीं पे करंट या पोटेंशियल ना बताया हो तो वहां आरएमएस दो, जहां पे पावर ना बताई हो वहां पे एवरेज पावर लिखो। और ये भी आपको बताया था कि आप पावर एवरेज निकालने के लिए करंट आई स्क्वायर इंटू आर वाला फॉर्मूला लगाना है तो वहां पे IRMS लगा लेना। कैसे आया देखिए, IRMS इज इक्वल टू I नॉट बाय √2 उत्तर। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो IRMS का स्क्वायर इज इक्वल टू I नॉट का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा तो I नॉट बाय स्क्वायर इज इक्वल टू IRMS का स्क्वायर। सो दिस कुड बी द फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला फॉर पावर। सो P एवरेज फॉर LCR सर्किट एट रेजोनेंस इज मैक्सिमम, क्योंकि भैया ये I नॉट जो है वो मैक्सिमम आया है तो पावर एवरेज भी मैक्सिमम होगी। कब? जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। और ऐसा कब होगा? जब XL इज इक्वल टू XC के बराबर होगा, या फिर हम ये कह लें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नेट इज इक्वल टू 1/√L इंटू C होगा, या हम ये कह लें कि सर फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज इक्वल टू 1/2π√L इंटू C। क्लियर हो गया बता? दीज आर द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। तो बता रेजोनेंस के ऊपर ये कंडीशंस हैं जो हमने अभी स्टडी करी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि रेजोनेंस के ऊपर XL इज इक्वल टू XC है, यानी कि उस टाइम इंपीडेंस मिनिमम है। जब इंपीडेंस मिनिमम होगा तो करंट जो है वो सर्किट के थ्रू मैक्सिमम होगा, यानी कि उस टाइम पे इंपीडेंस R के बराबर हो जाएगा और करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो सर्किट एक्ट करेगा एज अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। इसका मतलब उस समय पोटेंशियल थ्रू द सर्किट और करंट थ्रू द सर्किट जो है वो दोनों सेम फेज में होंगे और फेज डिफरेंस 0 होगा। और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 1/√L इंटू C या म्यू नॉट इज इक्वल टू 1/2π√L इंटू C के हिसाब से हम इस फ्रीक्वेंसी को, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं बाय चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ L एंड C। L और C को चेंज करोगे तो आप ये वैल्यू अचीव कर सकते हो। इट मींस रेजिस्टेंस हैज नो इफेक्ट ऑन द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज। रेजिस्टेंस को कोई इफेक्ट नहीं है, रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट इन पे नहीं पड़ रहा है, इनका इफेक्ट सिर्फ L और C से पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही रेजोनेंस हुआ उसके बाद मेन रोल प्ले करता है आपका रजिस्टर। जो रजिस्टर है ये कहता है कि मैं इफेक्ट करूंगा I मैक्सिमम को, क्योंकि फॉर्मूला है I मैक्सिमम इक्वल टू V नॉट बाय Z और Z की वैल्यू R है। तो उस हिसाब से अब R अगर ज्यादा होगा तो I मैक्सिमम कम हो जाएगा, R कम होगा तो I मैक्सिमम ज्यादा होगा। और आप चाहते क्या होगा? I मैक्सिमम ज्यादा हो, अच्छा करंट हो, पीक वैल्यू आए, जल्दी आए और वो पीक वैल्यू शार्प हो। मतलब क्या है कि अब अगर रेजिस्टेंस R है तो सपोज करंट I नॉट होगा, तो ये ग्राफ होता है करंट और फ्रीक्वेंसी का भी आपके सामने रखे जाएंगे। अब अगर रेजिस्टेंस डबल कर दोगे तो जो I मैक्सिमम की वैल्यू है वो पुराने वाले I मैक्सिमम की वैल्यू से तकरीबन हाफ हो जाएगी। फॉर्मूला देखो V नॉट सेम है, ठीक है पुत्र। तो यू कैन सी हियर दैट रेजिस्टेंस आफ्टर रेजोनेंस हैज इफेक्ट ऑन I नॉट मैक्सिमम, I नॉट मैक्सिमम। तो पुत्र ग्राफ्स अगर आप देखें तो सबसे पहले XL
इजिकल टू एल ओमेगा या एक्सएल इजिकल टू 2 पाई म्यू इंटू एल होगा। एक्सी का फॉर्मूला 1 बाय सी ओमेगा, तो एक्स इजिकल टू 1 बाय सी इंटू 2 पाई इंटू म्यू होगा। चलो ये नॉर्मल फॉर्मूलाज है। अब हम सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे बिटवीन से रजिस्टर ऑफ द वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द सर्किट और फ्रीक्वेंसी के बीच में, यानी कि इंडक्टर का रजिस्टर क्या है एक्सएल, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या था एक्ससी, और हमारे रजिस्टर का ही रेजिस्टेंस क्या था आर। तो वही हम ले रहे हैं। तो अब सबसे पहले आप देखिए एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, तो एक सीधी स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन। हियर एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये मैंने ब्लैक पेन से ये लाइन में, ठीक है मतलब। और एक पॉइंट पे जहां पर दोनों की वैल्यू सेम होती होगी वहां पे क्या होगा रेजोनेंस, यानी कि यहाँ पे ये वैल्यू है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अब करंट सॉरी रजिस्टर जो है उसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं। इवन रजिस्टर का किसी भी फॉर्मूले में आप देख लीजिए फ्रीक्वेंसी से भी कोई लेना देना नहीं है, यानी कि वो कांस्टेंट रहेगा। वो कम भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, उसकी कोई वैल्यू हमने फिक्स नहीं करी, वो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्लियर हो गया जी। अब हम इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है एक्चुअली एलसीआर सर्किट के लिए अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। अब जब फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी है, जब फ्रीक्वेंसी बहुत छोटी होगी तब उस समय एक्सएल की वैल्यू छोटी होगी, लेकिन एक्ससी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इंडक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। अब एक्सएल माइनस एक्ससी करोगे, सपोज ये 1 है ये 100 है, 1 माइनस 100 99 हो जाएगा, माइनस 99 हो जाएगा। माइनस 99 का स्क्वायर करोगे तो माइनस तो ऑलरेडी गायब हो जाएगा। 99 का स्क्वायर यानी कि डिफरेंस बहुत लार्ज हो जाएगा। डिफरेंस लार्ज होगा, आर स्क्वायर में ऐड होगा तो भैया जेड की वैल्यू लार्ज हो जाएगी, यानी कि इंपीडेंस लार्ज होगा लो फ्रीक्वेंसी पे। क्यों सर? क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस रोल प्ले कर रहा है। अब अगर बाय द वे फ्रीक्वेंसी लार्ज कर दें तो फ्रीक्वेंसी जब लार्ज करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लार्ज हो जाएगा, एक्सी स्मॉल हो जाएगा, डिफरेंस फिर लार्ज और अल्टीमेटली इंपीडेंस फिर से लार्ज हो जाएगा। यानी कि शुरुआत में और बाद में, है ना, फ्रीक्वेंसी जब बहुत कम और बहुत ज्यादा है तो इंपीडेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू पे जब फ्रीक्वेंसी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बराबर आती है तब वहां पे जेड मिनिमम होता है। तो यानी कि इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से बनेगा, यू शेप, बेल शेप। क्लियर हो गया जी। अब हम एक करंट के साथ ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो आप देखिए करंट का फॉर्मूला है करंट आई नॉट इजिकल टू वी नॉट बाई आर, या फिर हम लिख सकते हैं आई नॉट सर इजिकल टू वी नॉट बाई जेड। अब भैया जेड का उल्टा जो होगा वो करंट का कहानी होगी। तो यानी कि जहां पे फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा थी वहां पे इंपीडेंस बहुत ज्यादा, तो करंट कम हो जाएगा, इंपीडेंस ज्यादा है। अब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस मिनिमम था पुत्र, इंपीडेंस मिनिमम मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम मिल रहा है तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ग्राफ फॉर द करंट एंड फ्रीक्वेंसी। सेम कंडीशन पावर की, क्योंकि सर पावर का फॉर्मूला है आई नॉट स्क्वायर इंटू आर बाई 2। सर आई नॉट की वैल्यू ज्यादा, आई नॉट की वैल्यू ज्यादा तो पावर की वैल्यू भी ज्यादा, एवरेज पावर की। तो दैट आल्सो फॉलोज द सेम कर्व। और यही कर्व मैं आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि अलग अलग वैल्यू ऑफ जेड पे, यानी कि आर की अलग अलग वैल्यू अगर आप लोगे तो आई नॉट की वैल्यू वेरी करेगी। आपको दिखाया था कि अगर ये रेजिस्टेंस आर है तो आई नॉट की वैल्यू ये आई। अगर रेजिस्टेंस सपोज आप से 2R करते हो तो आई नॉट जो है वो डेफिनेटली हाफ हो जाएगा, जो भी आएगा, मतलब आई मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप फर्दर और रेजिस्टेंस को डिक्रीज करोगे, सपोज 6R ले आए, तो हो सकता है आपका आई का वैल्यू और फर्दर डिक्रीज करेगा ही करेगा। So this is all about resonance. We will discuss some more important points regarding resonance like bandwidth, tuning of radio, etc. in the other lectures.